हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, और उस चैप्टर को अपन ने पूरा डिटेल में खत्म कर दिया है। आज जो हमारी कहानी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करने की। अब मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में मोस्टली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको लेक्चर में करा चुका हूं। आप जो लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके हैं वही क्वेश्चन यहां आए हुए हैं, लेकिन मैं तो टीचर हूं और आप बच्चे हैं। पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा ही, मैं चीजें बताऊंगा, उन चीजों को पूरा समझाते हुए चलूंगा, लेकिन इसका डिटेल का जो डेरिवेशन है, डिटेल की जो थ्योरी है, आप जाके मेरे पुराने लेक्चर्स में मैं देख सकते हैं। पुराने लेक्चर देखेंगे, उसमें पूरा अपन ने डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहां कोई भी क्वेश्चन मिस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत प्यारे दिए हुए हैं डेंसिटी के, अपने नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम वाले, वो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, वो नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन आपके नीट और जेई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो एक फंडामेंटल या बेस बना के देखता है या फाउंडेशन बना के देता है, वो आपको वो एकदम परफेक्ट होता है, ताकि आप कोई भी एग्जाम दें आप तहलका मचा दें। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का अपन लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कराने जा रहा हूं। तो फुल जोश और जुनून के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस। समझना, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। मैं ये नहीं कि भैया जो लिखा है, मैं तो पूरी कहानी बता देता हूं। मेरा एक ही मोटिव है कि हाँ चलो पढ़ रहे हैं तो सब चीजें समझते चले, क्योंकि जो भी यहां देखने आया है एक उम्मीद और एक किरण लेके आया होगा। ये उम्मीद और किरण कौन है सर? ऐसा कुछ भी नहीं। उम्मीद और किरण मतलब एक होप लेके आया होगा कि हमें ये टॉपिक बन जाए। तो आइए मेरे संग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमॉर्फस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अब ये कुछ लिखना नहीं है, जो लिखने का हूं वही लिखना। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक होता है अपना एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था बेटा वही अपना था ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड था, ट्रू सॉलिड था, जिसके बारे में अपने को स्टडी करना था। अपने को एमॉर्फस सॉलिड के बारे में अपन ने स्टडी छोड़ दी थी, इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन बस अपन ने दिया था। तो डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, तो समझना, द सॉलिड्स, ठीक है, विच फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। ऐसे कोई सॉलिड जो क्या फॉलो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसको अंडरलाइन कर दो। एमॉर्फस सॉलिड कौन होते हैं? जो कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। दूसरा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो एक अरेंज तो होंगे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही अपना रिपीटेड पैटर्न दिखाएंगे, उसके बाद वो अपना अरेंजमेंट बदल देंगे, इसलिए दे फॉलो द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझना, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो जैसे आपको एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल पता होगा, एग्जाम्पल अपन लास्ट में देखेंगे, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। जब इनको आप पिघलाने की कोशिश करोगे तो जैसे अपन NaCl, क्वार्ट्ज की बात करते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, वो एकदम शार्प होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कहा 1080 केल्विन है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, मान लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यू, ठीक है, तो एकदम 1080 केल्विन पे ही पिघलेगा। लेकिन दे सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप प्लास्टिक को पिघलाना शुरू करो बेटा, प्लास्टिक को पिघलाना शुरू करो, वो धीरे धीरे आपने देखा होगा सॉफ्ट होता जाता है। तो दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। चलो इनकी बात करें, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक? अगर आप बात करेंगे इनकी किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? इनकी किसी प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केमिकल रेजिस्टेंस, इनको आप अलग अलग डायरेक्शन से नापो, वैल्यूज आपको कैसी देखने मिलेंगी? सेम देखने मिलेंगी। उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? स्यूडो सॉलिड नाम दिया जाता है, ठीक है। इन्हें एक और नाम दिया जाता है ऑल्सो नोन एज, इनको एक और नाम दिया जाता है ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कॉन्सेप्ट में पूरे बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन तो करना पड़ेगा थ्योरेटिकल। आप बोलोगे कि सर ये तो आपने करा दिया, तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है?
समझ रहे हो? तो हर कॉन्सेप्ट थोड़ा आप 1.25 में देख लेना, अपन सब पढ़ चुके हैं। अब वही चीज है कि भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है अपने को। दे आर ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड? तो मैंने आपसे बताया था दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड दो वेरी स्लो। दे हैव a tendency to flow like a liquid though very slow। एनर्जी बनाए रखना है, सो मत जाना। अरे सर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कराते कराते तो हम सो गए थे। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड दो वेरी स्लो। इन्हें अपन कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। इतनी कहानी काफी है। एग्जांपल के बारे में बात करें तो अपना एग्जांपल कौन कौन हो सकता है? ग्लास को अपन एग्जांपल ले सकते हैं, रबर को अपन एग्जांपल ले सकते हैं, प्लास्टिक को अपन एग्जांपल ले सकते हैं। ग्लास, रबर और प्लास्टिक अपने क्या हो सकते हैं? एग्जांपल हो सकते हैं। किसके एग्जांपल हो सकते हैं? अमॉर्फस सॉलिड के हो सकते हैं। क्लियर है? चलो आ जाइए। ये अपनी कहानी है अमॉर्फस सॉलिड की। आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना एग्जाम में लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर तुमको ना बिना सोचे समझे नंबर दे देगा, बोलेगा बेटा जा खुश रह, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, चलो रे भैया, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बात करने जा रहा है। व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। देखिएगा ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है, समझना। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। सबसे पहला आंसर अगर मैं लिखना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा ग्लास कैसा है। अभी मैंने आपको बताया अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास इज अ अमॉर्फस सॉलिड। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में? क्वार्ट्ज के बारे में बात करूं तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है क्वार्ट्ज। सर कमेंट सेक्शन बताने की क्या जरूरत, अब भी आप ही बता दोगे, हमको पता है। क्वार्ट्ज होता है बेटा अपना ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है? ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्लियर है सर? हमें पता चल चुका है कि डिफरेंस क्या है क्वार्ट्ज और ग्लास में। ये अमॉर्फस सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलो ठीक है। ग्लास जो होता है अगर अमॉर्फस सॉलिड है, अपना मतलब ग्लास फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। किसको फॉलो करेगा? इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है रिपीटेशन शो करेंगी लेकिन एक शॉर्ट रेंज में। तो ग्लास फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या फॉलो करेगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करेगा। वाइल जो अपना क्वार्ट्ज होगा वाइल क्वार्ट्ज किसको फॉलो करेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करेगा। वाइल क्वार्ट्ज फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्वार्ट्ज किसको फॉलो करेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करेगा। एंड व्हाट कंडीशन शुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को अपन ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ध्यान देना, ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस लिख लो। ग्लास अगर अमॉर्फस है मतलब आइसोट्रॉपिक नेचर का होगा। आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ग्लास कैसा होगा? आइसोट्रॉपिक होगा नेचर में। जबकि वेयर एज जो अपना क्वार्ट्ज होगा जो कि ट्रू सॉलिड है वो कैसा होगा? क्वार्ट्ज इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कैसे नेचर का होगा? एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। चलिए मैं अगली बात कर लूं। ग्लास का कैसा होगा? ग्लास डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ग्लास का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात कर दूं क्वार्ट्ज की, तो क्वार्ट्ज का कैसा होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वार्ट्ज हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चलो अब अगर मैं क्या करूं, किस कंडीशन में क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो ध्यान देना, अगर मैं क्वार्ट्ज को सबसे पहले गर्म करूं, क्वार्ट्ज को फर्स्टली हीट करूं, फर्स्टली हीट कर दूं, बहुत ज्यादा हीट कर दूं, एंड देन क्या कर दूं? कूल कर दूं। तो याद रखना इस कंडीशन में क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू then it can be converted into glass। ये कंडीशन होती है जब अगर आप किसी क्वार्ट्ज को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? ग्लास में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये पॉइंट हो सकता है आप लोगों को नया मिले, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आइए यहां तक, ठीक है।
बढ़िया कहानी है बेटा, बस क्वेश्चन समझते चलना, मैं आपको बताते चलूंगा पूरा लेक्चर, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन जरूर देके जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, आप तहलका मचा देंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट नया आएगा ही आएगा। याद रखिए भैया, मैं कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं कुछ नहीं, मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए ही। क्लियर है? क्लियर है? उतारा ना मेरे बेटा, आजकल का जमाना तो स्क्रीनशॉट वाला है रे, 3 उंगली से स्क्रीनशॉट होता है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क एंड एमॉर्फस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अपने सॉलिड को अपन ने, कहानी को एक बार फिर से सुनिए, अपन ने अपने सॉलिड को क्लासिफाई करा था, सॉलिड को क्लासिफाई करा था किस किस में, सॉलिड को, कौन सा सॉलिड, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करा था किस में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड में और कोवेलेंट सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में। ठीक है, चलो ये अपना कौन सा सॉलिड था, ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन से सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना, ठीक है, किस बेसिस पे क्लासिफाई करा था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अपने को पता करना है कि कौन सा आयनिक है, कौन सा मेटालिक है, कौन सा मॉलिक्यूलर है, कौन सा नेटवर्क है या कोवेलेंट है, या कौन सा एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब झूठा सॉलिड या स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, स्यूडो सॉलिड। चलो, टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड, ठीक है, चलो डेका ऑक्साइड है, ठीक है। तो भैया चलो इसको हटाओ, सबसे पहले देखते हैं आयनिक कौन कौन से, पहले आयनिक को उठाते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, यस, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, दिस इज आयनिक इन नेचर। ये कैसा है, आयनिक नेचर का है, देखते चलना। फिर आयनिक में और कौन हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ग्रेफाइट नहीं हो सकता, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम पॉजिटिव, ब्रोमाइड निगेटिव। ये कैसा है, आयनिक नेचर का है, आयनिक नेचर का है। ये कैसा है, आयनिक नेचर का। आयनिक नेचर के कौन होते हैं, अमोनियम सल्फेट और अपना लिथियम ब्रोमाइड। आयनिक मतलब जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या हो, आयन हो। चलो अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। किसकी बात करते हैं, मेटालिक। तुम भी मेटालिक नहीं हो, 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 तुम भी नहीं हो, ग्रेफाइट तुम भी नहीं हो, लेकिन ब्रास, ब्रास, ठीक है, ध्यान देना, ब्रास एक अलॉय होती है, एक अलॉय होती है जो कि किसका मिक्सचर होती है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होती है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होती है, ध्यान देना भैया। ठीक है, किसका मिक्सचर होती है, कॉपर और जिंक का। ये मेटल से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि दिस इज मेटालिक इन नेचर, दिस इज मेटालिक इन नेचर, दिस इज मेटालिक इन नेचर। रुबीडियम, रुबीडियम आल्सो मेटल है, तो दिस इज आल्सो मेटालिक इन नेचर, मेटालिक इन नेचर। लेकिन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज नॉट मेटल, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये अपना आंसर नहीं होगा। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलो अब बात करता हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड जो होता है ये कैसा होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। कैसा होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, आयोडीन, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, सब अपन देख चुके हैं। इन सॉलिड का क्लासिफिकेशन जहां देखा था वहां जाके चेक करिए। फॉस्फोरस, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड, दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, प्लास्टिक नहीं होगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, लिथियम ब्रोमाइड भी नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा। ये अपने क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल होगा। किसके एग्जांपल होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल होगा। अब बात करना है नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड, इनको क्यों नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि ये जाइंट शेप के होते हैं, इसलिए इन्हें जाइंट सॉलिड भी नाम दिया जाता है। जाइंट, राक्षस, राक्षस जैसे। राक्षस की बात कभी भी अगर अपन करते हैं तो आपको याद आता होगा, लंबा चौड़ा सा दिखता होगा, ठीक है, ऐसे खूंखार से दांत होंगे, 3 डायमेंशनली फैला होगा, उसे जाइंट कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, जाइंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, याद रखना, सिलिकॉन कार्बाइड कोवेलेंट सॉलिड है। कैसा है, कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है, ठीक है, या नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, प्लास्टिक नहीं। ठीक है, ग्रेफाइट अपना कोवेलेंट है, कोवेलेंट सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड नहीं। सिलिकॉन अपना कैसा है, कोवेलेंट सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। अब बात आती है लास्ट अपनी किसकी, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड या झूठे सॉलिड, जो कि सॉलिड होते हैं लेकिन सॉलिड उनको अपन कंसीडर नहीं करते। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो याद करो, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, दिस इज एमॉर्फस का एग्जांपल, दिस इज एमॉर्फस का एग्जांपल। प्लीज नोट डाउन करें, दिस इज एमॉर्फस का एग्जांपल, प्लीज नोट डाउन करें। सिंपल सी कहानी है, दिस इज एमॉर्फस का एग्जांपल, दिस इज एमॉर्फस का एग्जांपल। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे,
चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, समझना बेटा। अगर मैं 4 लोगों के साथ घूमने जा रहा हूं, या ऐसे समझ लो मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, या मैं लड़का हूं, मेरे को 4 लड़कियों ने घेर के रखा है, ऐसी समझ लो। तुमको ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं लड़का हूं, मेरे को 4 लड़कियों ने घेर के रखा, तो मैं बोलूंगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मैं लड़का हूं, मेरे को 6 लड़कियों ने घेर के रखा है, वाह वाह, तो मैं बोलूंगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मैं लड़का हूं, मेरे को 8 लड़कियों ने घेर के रखा है, तो मैं बोलूंगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो व्हाट इज द टर्म मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? समझते चलना। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स, कोऑर्डिनेशन नंबर means number of touching atom, means number of touching atom, number of touching atom, ठीक है, नंबर ऑफ टचिंग एटम। फॉर एग्जांपल लिख दो, NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखने मिलता है वो कितना देखने मिलता है? 6 देखने मिलता है। CaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 देखने मिलता है, ठीक है। ZnS में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना देखने मिलता है? 4 देखने मिलता है। B2O3 में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना देखने मिलता है? 3 देखने मिलता है। तो भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ टचिंग एटम। क्या मतलब होता है इसका? नंबर ऑफ टचिंग एटम, इसे नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो क्लियर है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम? अब आपको बताना कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना होता है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड में, किसमें? क्यूबिक क्लोज्ड पैक में। सीसीपी में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। और लिखा है बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, बी जो होता है 8 जैसा दिखता है। बी को अगर आप देख रहे हैं तो 8 जैसा दिख रहा है, यस, तो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। ये कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई। नीट और जेई के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीट और जेई के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टचिंग एटम। सीसीपी में कितना देखने मिलता है? 12 देखने मिलता है। बीसीसी में कितना देखने मिलता है? 8 देखने मिलता है। प्लीज नोट डाउन करें इसे। सीसीपी में 12 देखने मिलता है और बीसीसी में कितना देखने मिलता है? 8 देखने मिलता है। प्लीज नोट डाउन करें इसे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चलो ध्यान देना बेटा। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल? अब आपको पता करना है, डिटरमाइन करना है एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल। किसी अननोन मेटल का एटॉमिक मास आपको पता करना है। एटॉमिक मास आपको पता करना है और आपको डेंसिटी पता है। डेंसिटी यूनिट सेल की मान लीजिए डी पता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है। चलो भैया, और आपको क्या पता है? डायमेंशन पता है आपको यूनिट सेल के। मान लीजिए यूनिट सेल के आपको डायमेंशन पता है। यूनिट सेल के डायमेंशन मान लिया मैंने, ए पता है आपको। ए क्या पता है आपको? डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल पता है। डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल पता है। तो अब आपको पता करना है, डायमेंशन ऑफ सेल नहीं, डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल आपको पता है। अब आपको क्या पता करना है? मोलर मास या एटॉमिक मास आपको पता करना है मेटल का। एटॉमिक मास पता करना है मेटल का। चलो डेंसिटी क्या होती है? अगर आपको डेंसिटी पता है तो डेंसिटी क्या होती है भैया? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी यूनिट सेल की निकालना है, मतलब मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन, समझते चलना, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल की बात करेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब सर हमें मास ऑफ यूनिट सेल कैसा पता करेंगे? अभी हम यूनिट सेल की मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो ठीक है। मान लीजिए ये आपका यूनिट सेल है, मान लीजिए ये आपका क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल है। ठीक है, ये मैंने सिंपल यूनिट सेल बनाया। हो सकता है वो एससीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने मान लिया कि अब मुझे मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, क्या निकालना है? मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा भैया? सबसे पहले एटम, लेकिन सारे के सारे एटम तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं। ठीक है, पता चल गया सारे एटम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मान लीजिए ये कॉर्नर वाला एटम है, तो इस यूनिट सेल में 1/80 पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ले रहा हूं इनटू मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम मैंने मान लिया स्मॉल m है।
मास ऑफ वन एटम मैंने मान लिया स्मॉल m है। अब मेरी बात सुनना, मास ऑफ वन एटम निकाला, अभी भी मैंने एटॉमिक मास नहीं निकाला, अभी भी मैंने एटॉमिक मास नहीं निकाला। अब मुझे पता है मास ऑफ वन एटम किसके बराबर होता है, इसके एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर के। किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के। तो मुझे मास ऑफ यूनिट सेल क्या आया, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आया, जल्दी बताइए। मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया, Z इंटू एम की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता करना है। क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता करना है। क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता करना है, यूनिट सेल पता करना है। मैंने ये कह दिया कि यूनिट सेल का ये डायमेंशन A है, ये डायमेंशन A है, ये डायमेंशन A है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, A क्यूब आ गया, A क्यूब आ गया। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, कहाँ पुट करता हूँ इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। 2 और 3 को पुट करने जा रहे हैं अपन 1 में, 2 और 3 को पुट करने जा रहे हैं अपन कहाँ पे, 1 में। तो डेंसिटी अपनी आएगी, डेंसिटी अपनी आएगी, डेंसिटी अपनी कितनी आएगी, Zm, ये देखो मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब, ओ सॉरी, Z इंटू एम अपॉन Na और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, A क्यूब। अब M क्या है मेरा, यहां से M मैं निकाल सकता हूं, एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल। तो ये मेरी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी निकालने का डेरिवेशन पता चल गया। अब मेरे को मास निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, D इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन M, ओ सॉरी D अपॉन Z, अपॉन Z। इस तरीके से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। वो एग्जामिनर है बेटा, वो कहीं से भी पूछ सकता है। ये मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, सारा डेरिवेशन बता दिया। वो एग्जामिनर है, वो आपके मजे लेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उसने बोला कि हमें डेंसिटी के बारे में पता है, डायमेंशन के बारे में पता है, तो मैंने कहा ये लो, तुम निकाल लो मोलर मास या एटॉमिक मास किसी मेटल का, निकाल लो ना भैया, डरते हैं क्या आपसे। चलो बढ़े आगे, थोड़ा चिल्लाना जरूरी है ताकि आप बोर ना हो। आई डोंट लाइक मोनोटोनस टीचिंग, आई डोंट लाइक। चलिए देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपका बोल रहा है कि किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आपको क्या पता चल रहा है, कोई क्रिस्टल है, समझना, कोई क्रिस्टल है या सॉलिड है मेरा, ठीक है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई कब होगा, जल्दी बताइए, मेल्टिंग पॉइंट हाई कब होगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होंगे। मतलब हायर द मेल्टिंग पॉइंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर हायर, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर हायर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर हायर, ठीक है। चलो, और जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, अगर कोई मेरा हाथ थाम रहा है, हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा, ऐसा करके कोई मेरा हाथ थाम रहा है और वो मेरे से अगर स्ट्रांगली हाथ थाम रहा है, मतलब अगर समझ लेना कोई तुम्हारा हाथ स्ट्रांग तरीके से थाम रहा है बेटा, तो तुमसे चाहता है कि जिंदगी भर साथ निभाओ, मतलब स्टेबिलिटी चाहता है, ये जीवन के सच हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी नहीं, सब एग्जाम के बाद। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल या सॉलिड जो है, अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, उनमें ज्यादा होगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल से सर आप ऐसा कह सकते हैं, स्टेबिलिटी कैसी होगी, मोर होगी। तो यही कहना चाह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल रिफ्लेक्ट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट करके बताना है, कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर। चलो बताइए भैया, कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर क्या होता है भैया, मुझे पता नहीं है सॉलिड वाटर क्या होता है। सॉलिड वाटर कुछ नहीं होता, आइस होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। आपको पता करना है इथाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, तो ध्यान देना, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बुकिश डाटा है, इधर उधर हो तो मेरे को चिल्लाना मत, लिंक कभी इधर उधर होगा नहीं, चिंता मत करो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, लॉजिक समझना, इथाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 158.8 केल्विन, कितना होता है, 158.8 केल्विन, ठीक है भैया। डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तीसरी कहानी बोल रहा है डाई इथाइल ईथर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ether, this is diethyl ether, what is this, this is diethyl ether। इसका डाइइथाइल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखना अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन ये तो ROR, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसका कम होता है 156.8 केल्विन होता है, ठीक है।
समझ रहे हो। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है मीथेन। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 89 केल्विन होता है। क्या कितना होता है, 89 केल्विन होता है, ठीक है, फ्रॉम आवर डेटा बुक। चलो भैया डेटा बुक के अनुराग सर हैं तो आपको डेटा बुक की जरूरत पड़ेगी क्या। व्हाट कैन यू से दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे, समझना समझना। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होंगे, हाईएस्ट होंगे, कैसे होंगे, हाईएस्ट होंगे, ठीक है। इसमें कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसमें क्या होता जाएगा, और डिक्रीज होता जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन सब की तुलना में लोवेस्ट होगा। कैसा होगा, इन सब की तुलना में लोवेस्ट होगा। तो क्लियर हो गया ये, बढ़ाऊं आगे कहानी को। हमने पता कर लिया कि भैया मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्ट खोलने वाला है, ठीक है। चलो बढ़ाता हूं, नेक्स्ट कहानी की तरफ बात करता हूं, नेक्स्ट कहानी की तरफ बात करता हूं। देखिएगा अगली कहानी मेरी जुबानी मेरे पास है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स, फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स। चलो कैसे आप इनके बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, चलो भैया समझना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP। अगर आपको पता हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP एंड CCP या FCC, दोनों को एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बनती कैसे थी, बनती कैसे थी। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने पैकिंग में बताया था आपको, क्या बताया था, पैकिंग बताया था। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट आप जाएंगे पैकिंग ऑफ सॉलिड्स में आप डिटेल में देख लेंगे, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट कराते हुए चल रहा हूं। मैंने पैकिंग बताया था, पैकिंग में मैंने 2 डायमेंशनल पैकिंग बताई थी। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बात करता हूं, मैं 2 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करता हूं, 2 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करता हूं। 2 डायमेंशनल पैकिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 डायमेंशनल पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है। क्या होती थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जब ये एक एटम, 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 उसके जस्ट नीचे एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, उसके जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, इसे अपन कहते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये थी 2 डायमेंशनल में, ठीक है। लेकिन सॉलिड हमेशा 3 डायमेंशन में होते हैं, इसलिए अपन 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे। और एक हमने बताई थी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन ये भी अपन बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या बताया था, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगली लेयर जो आएगी इसकी क्रिवाइसेस में, इसके क्रिवाइसेस में, इसके क्रिवाइसेस में, इसके, फिर अगली जो आएगी इसके क्रिवाइसेस में, इसके क्रिवाइसेस में, इसके क्रिवाइसेस में, इसके क्रिवाइसेस। ये थी अपनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। अब मैं इसी पैकिंग को 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लॉजिक समझना ही, मैं आंसर पे नहीं आया हूं, डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं आंसर पे नहीं आया हूं, जस्ट कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें भी मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किससे, फ्रॉम 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें अपन देखते हैं फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये आपके 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी। थोड़ा इधर उधर हो, समझ जाना कि सर जल्दी में बना रहे हैं। अब इसी के ऊपर एटम रखना शुरू कर दो, इसी के ऊपर एटम रखना शुरू कर दो। अब मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट तो हूं नहीं, अगर आर्टिस्ट होता तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ाता आप लोगों को, ठीक है। चलो इन्हीं के ऊपर आपने लेयर रखना शुरू कर दी, लेयर रखना शुरू कर दी, इन्हीं के ऊपर आपने लेयर रखना शुरू कर दी, कर दी, कर दी, कर दी, और रखना शुरू कर दी। तो ये आपका बन गया 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये आपकी बनी 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन एग्जामिनर हमें इसके बारे में नहीं पूछ रहा, तो बोलोगे सर बताया क्यों, बेटा मैं डायरेक्ट बता देता ना तो दिमाग में चढ़ती नहीं। अब अपन बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ठीक है। फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हमने बताया ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है सर, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आपने इनके क्रिवाइसेस में ये डाल दिए, इनके क्रिवाइसेस में डाल दिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको एटम रखना है, अब आप सेकंड लेयर बनाने जा रहे हैं। अब क्या बनाने जा रहे हैं, सेकंड लेयर बनाने जा रहे हैं। जैसे ही आप सेकंड लेयर इधर ऊपर रखोगे, इधर ऊपर रखोगे, सेकंड लेयर ऊपर रखोगे, सेकंड लेयर ऊपर रखोगे, क्या रखोगे, सेकंड लेयर इधर ऊपर रखते जाओगे और बनाते जाओगे, आपको 2 टाइप की वॉइड मिलेंगी। कितने टाइप की मिलेंगी, 2 टाइप्स की वॉइड मिलेंगी। कितने टाइप की वॉइड मिलेंगी, 2 टाइप्स की वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह। एक होगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब आपने सेकंड लेयर के एटम को यहां पे जो क्रिवाइसेस थे या गैप थे उनमें रखा तो आपको 2 टाइप की वॉइड मिली, एक मिली टेट्राहेड्रल वॉइड और एक आपको कौन सी मिली, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली, ठीक है। अब अगर थर्ड लेयर आप प्लेस करोगे, अब आप क्या रखने जा रहे हैं, सेकंड लेयर बन गई,
सेकंड लेयर बन गई, ठीक है। आपने क्या बना दी, सेकंड लेयर, टू टाइप्स ऑफ वॉइड मिली। सेकंड लेयर बनाने के बाद टू टाइप्स ऑफ वॉइड कब मिली, जब आपने सेकंड लेयर बनाई, सेकंड लेयर बनाई, ठीक है। अब आप रखने जा रहे हैं इनके ऊपर थर्ड लेयर। क्या रखने जा रहे हैं, थर्ड लेयर। अगर थर्ड लेयर के एटम को, थर्ड लेयर के एटम को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा जाए, थर्ड लेयर एटम आर कैप्ड ओवर, एटम आर कैप्ड ओवर किसके ऊपर रखा जाए, कैप्ड ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड लेयर एटम्स आर कैप्ड ओवर THV टेट्राहेड्रल वॉइड, then HCP will be formed, HCP will be formed। क्या बनेगा आपका, HCP will be formed। तब आपका HCP बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी, जिसमें याद रखना पैटर्न कौन सा देखने मिलता है, AB देखने मिलता है, AB देखने मिलता है। लेकिन अगर आपने थर्ड लेयर के एटम को, थर्ड लेयर एटम आर कैप्ड ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन आपको क्या देखने मिलेगा, समझना, देन CCP और FCC फॉर्म, जिसमें आपको पैटर्न कौन सा देखने मिलता है, ABC, A, B और C तीनों लेयर अलग होंगी, AB फिर AB, दो लेयर रिपीट करेंगी अपने आप को। तो ये डिफरेंस होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। इसमें भी पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है, इसमें भी 74% आता है। तो लॉजिक क्या था हमारा कि सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनती है, जब आपने टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ली, उसके ऊपर सेकंड लेयर जमाना शुरू करी, तो आपको दो टाइप की वॉइड मिली, एक मिली टेट्राहेड्रल वॉइड, एक मिली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर के एटम को जमाए तो आपको HCP मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर के एटम को जमाया तो आपको CCP मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आप डिटेल लेक्चर के लिए हमारे पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं, पैकिंग इन सॉलिड्स मैग्नेट ब्रेन डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं ही पढ़ाता हुआ दिखूंगा, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं, चलो अगर हो गया तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखना तब तक और लिख लेना, जब तक मैं मिटा रहा हूं, ये यहीं से लिखना शुरू करना, यहीं से लिखना आप लोग शुरू करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल में डिफरेंस। ध्यान देना, क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल में डिफरेंस, क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल में डिफरेंस, ठीक है। हमारा सॉलिड जो बनता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट पे हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन डालते हैं, और जब उनको जमाते हैं 3 डायमेंशनली तो हमें एक अरेंजमेंट मिलती है। क्या मिलती है, एक अरेंजमेंट मिलती है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 3 डायमेंशनल, ये डेफिनेशन रट्टाफिकेशन वाली है, एग्जाम एज इट इज पूछी जाएगी। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये जितना भी पढ़ा रहा हूं ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटाइस पॉइंट इन अ सॉलिड, लैटाइस पॉइंट इन अ क्रिस्टल is called crystal lattice, क्रिस्टल लैटाइस। आपके पास जो भी पॉइंट्स थे, ये जैसे ये पॉइंट्स थे जिन पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रखी थी, ठीक है, उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं कि 3 डायमेंशनल बना पाऊं, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटाइस पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटाइस। व्हाट इज यूनिट सेल, समझना। अब मैं एक पोर्शन इसका उठाऊं, 3 डायमेंशनली उठाऊं, तो आप देखोगे कि वो मुझे क्यूब जैसा मिल रहा है। तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन किसका, क्रिस्टल लैटाइस का, किसी क्रिस्टल लैटाइस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि अपने आप को रिपीट करता है बार बार, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटाइस is called unit cell। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, प्लीज नोट डाउन कर लो। तीसरा क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिफरेंस बताओ। तो समझना, इतना नोट डाउन कर लिया। व्हाट इज क्रिस्टल लैटाइस, बस इतना याद रखना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटाइस पॉइंट,
ठीक है। व्हाट इज यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, समझना बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल, अरे भाई मिट जाए यार, क्या कर रहा है मेरे बच्चे, बोलेंगे कि सर की कर रहे हो, की कर रहे हो। चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, समझना। टेट्राहेड्रल वॉइड ये कब बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम। कितने एटम से बनती है ये, 4 एटम से बनती है। समझना कैसे, समझना कैसे, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, और चौथा एटम इनके ऊपर रख रहा हूं, ऊपर रख रहा हूं रे भैया, तब यहां पे जो बीच में वॉइड मिलेगी, जो बीच में वॉइड मिलेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैं लिख सकता हूं इट इज फाउंड बाय 4 एटम, बता दिया मैंने। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो मैं लिख रहा हूं इट इज फाउंड बाय 8 एटम, मत बोल देना ऑक्टा मतलब 8, समझना। पता चला वहां पे ऑक्टा को 8 लिख के आ रहे हैं, इट इज फाउंड बाय ना 6 एटम, ना कि 8 एटम, 6 एटम। चलो रे चलो, 6 एटम, 6 एटम की बात करूं, 1 2 3 4, 5वां एटम इधर आया, छठा एटम इधर नीचे आया, छठा एटम नीचे आया, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, तो इसे अपन कहेंगे क्या, इसे अपन कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बीच में जो आपको मिली वो क्या बनी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी मिली, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। और याद रखना, याद रखना, अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, इफेक्टिव एटम, ध्यान दीजिएगा बच्चे, जेड अगर 4 आ रहा है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 आ रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमेशा हमेशा 4 होती हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू 4 होंगी। कितनी होंगी, 2 इंटू 4 होंगी, डबल होती है हमेशा आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये अपना डिफरेंस हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में। बहुत सिंपल तरीके से इसे मैंने करा है, बहुत सिंपल तरीके से इसे मैंने करा है, बहुत सिंपल तरीके से इसे मैंने करा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल में डिफरेंस क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। फेस सेंटर्ड एफसीसी, एफसीसी में 8 कॉर्नर पे एटम होते हैं, 8 कहां होते हैं, कॉर्नर पे एटम होते हैं, ठीक है, और 6 फेसेस पे एटम होते हैं, 6 फेसेस पे एटम होते हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 14 होंगे। टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 14 होंगे। लैटिस पॉइंट मतलब क्या, लैटिस पॉइंट मतलब कहां, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। सेम पूछ रहा है फेस सेंटर टेट्रागोनल, तो 8 कॉर्नर पे होंगे, 6 कहां होंगे, 8 कॉर्नर पे होंगे, 6 कहां होंगे, फेसेस पे होंगे। इसमें भी लैटिस पॉइंट कितने देखने मिलेंगे, 14 देखने मिलेंगे। कितने देखने मिलेंगे, टेट्रागोनल कोलगेट के डिब्बे जैसे होता है, लेकिन सेम वैसा ही होता है जैसे फेस सेंटर्ड देखने मिलता है, कॉर्नर कॉर्नर पे और 6 फेसेस पे, ठीक है ना। बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर कॉर्नर पे तो 8 होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे तो 8 होते हैं। कहां होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर कॉर्नर पे 8 होते हैं। एक बॉडी के सेंटर में होता है, तो 8 + 1 टोटल कितने होते हैं, 9। 8 कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और 1 कहां होता है, बॉडी के सेंटर पे होता है। व्हाट इज लैटिस पॉइंट बेटा, हमेशा याद रखना, लैटिस पॉइंट वो है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन पाए जाते हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ना डरना है ना घबराना है। जब अनुराग सर से आपको पढ़ते चले जाना है और जिंदगी का नाम बढ़ते चले जाना है। वाह यार, क्या राइम कर गया यार पढ़ाते पढ़ाते। ना डरना है ना घबराना है, बस पढ़ते चले जाना है। और डर की क्या बात, जब अनुराग सर से पढ़ते चले जाना है, और यही जिंदगी का फसाना है। वाह 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 वाह, अरे एक बार वाह वाह कर देना यार। पढ़ाई के बीच में भी कई बार मैं इनोवेटिव हो जाता हूं, देख रहे हो ना आप, देख रहे हो। चलो चलो भैया भैया ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत हुई पंचायत, बहुत हुई पंचायत, चलो चले मितवा तेरी ऊंची नीची राहों में। ध्यान देना, द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, समझना समझना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन मेटेलिक एंड आयनिक
क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, तो इन सब में, इनमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी याद रखना, चाहे आप मेटेलिक क्रिस्टल की बात करो चाहे आयनिक क्रिस्टल की बात करो, दोनों में ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। सिमिलरिटी यही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स इन मेटेलिक क्रिस्टल बिटवीन पॉजिटिव पॉजिटिव मेटल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा, एंड इन आयनिक क्रिस्टल बिटवीन कैटायन एंड एनायन समझना दोनों में ही कोई मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन के समुद्र में मेटल आयन गोते लगाते रहते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है किसके बीच में, मेटेलिक क्रिस्टल में मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा इनके बीच में अगर हम बात करूं डिफरेंस क्या देखने मिलता है, डिफरेंस क्या देखने मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंस ये देखने मिलता है कि मेटेलिक क्रिस्टल, आप जैसे मेरी मेटल, अगर मेरे पास कुछ है क्या, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मान लीजिए मेटेलिक क्रिस्टल की मैं बात करूंगा तो वो सॉलिड स्टेट में भी लोहे को पकड़ना, लगाना, स्विच में करंट मारेगा। तो मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टल शो कंडक्टिविटी in solid state but ध्यान दीजिएगा, आयनिक क्रिस्टल डू नॉट शो कंडक्टिविटी, जैसे नमक को पकड़ लो, डू नॉट शो कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, दे शो कंडक्टिविटी ओनली इन वो कंडक्टिविटी तभी शो करते हैं जब आपकी मोल्टन या लिक्विड स्टेट हो, या तो आप उनको पिघला दो या पानी में डाल दो, तो आयंस आर फ्री हो जाएंगे, और जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयन कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है मेटेलिक क्रिस्टल में किस किस के बीच में, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन आयनिक क्रिस्टल में किस किस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, लेकिन वर्क कौन सा कर रहा है, सिमिलरिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिमिलरिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन डिफरेंस क्या है, मेटेलिक क्रिस्टल क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन आयनिक क्रिस्टल डू नॉट शो कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये कंडक्टिविटी तभी शो करते हैं जब मोल्टन या लिक्विड स्टेट होगी, तब जब आयन फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। अब पूछ रहा है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, बताओ आयनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं, तो वजह आपके सामने है। आयनिक सॉलिड जैसे NaCl, एग्जांपल के तौर पे NaCl, दे आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल बिकॉज कौन सा फोर्स वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं, बोलो क्यों होते हैं, इतने सख्त क्यों होते हैं, क्योंकि दिल में लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग है। आयनिक सॉलिड्स हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं, बिकॉज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलके बने हैं, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में क्या वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स। बस ये वजह याद रखना, क्या वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। अब इंसान, अगर मैं देखूं, अगर मैं बहुत सख्त लड़का हूं तो सख्त लड़का मैं तभी बना हूंगा जब मैंने अंदर से अपने आप को मान के चला है मैं कभी भी पिघलूंगा नहीं। हर कोई पिघलता है कभी ना कभी, और यहां मैं पिघल गया, बात सुनी होगी ना आपने। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे अगर अंदर वर्क कर रहा है मतलब मैं हार्ड होऊंगा और ब्रिटल होऊंगा। बोलो क्लियर है, दिस इज क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, या पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है। पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है। अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में कितनी आती थी? 52% आती थी, ठीक है। बॉडी सेंटर में 68% आती थी, 68% आती थी, और फेस सेंटर में कितनी आती थी? 74% आती थी। और याद रखिए, अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो मैं नोट लिख दे रहा हूं, फॉर डेरिवेशन वॉच द वीडियो। कौन सा वीडियो देखना है? वॉच करो आप पैकिंग फ्रैक्शन इन सॉलिड मैग्नेट ब्रेन, पैकिंग फ्रैक्शन इन सॉलिड मैग्नेट ब्रेन्स। आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा, आपको पता चलेगा। सिंपल क्यूबिक में 52% होती है, बीसीसी में 68, इसमें 74, इसीलिए इसे एक और नाम देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, सीसीपी। एफसीसी को एक और नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट पाई जाती है। डिटेल जो दिया हुआ है ना, यहाँ जो पूछ रहा है, विद द असम्पशन दैट एटम्स आर टचिंग ईच अदर, तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैंने आपको पूरी कहानी एक साथ बताई हुई है। आप जो सोचते हो ना एटम एक दूसरे कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, तो याद रखना कॉर्नर के एटम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एक दूसरे को टच करते हैं। बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर के एटम टच करते हैं। एफसीसी में कॉर्नर और फेस सेंटर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ये अजम्पशन लेके मैंने पूरा डेरिवेशन आपको कराया है। तो सिंपल क्यूबिक की अपनी 52% निकलती थी, बॉडी सेंटर की 68 निकलती थी, फेस सेंटर की 74% निकलती थी। ये कहानी थी जो मेरी जुबानी थी, ये कहानी थी जो मेरी जुबानी थी। बोलो क्लियर है? ये कहानी थी जो मेरी जुबानी थी। फॉर डेरिवेशन वॉच पैकिंग फ्रैक्शन इन सॉलिड। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आना बाकी हैं, फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले लेक्चर से अपन। अभी तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आना बाकी हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सिल्वर क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी लटाइस में। चलो भैया, सिल्वर क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी, मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जेड कितना होता है? 4 होता है। इफ एज लेंथ, अपनी एज लेंथ कितनी दी हुई है? 4.07 इंटू 10 की पावर -8 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में दी हुई है। चलो ठीक है। एंड डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। चलो भैया, तो क्या पूछ रहा है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर पूछ रहा है। एटॉमिक मास आपको पता करना है सिल्वर का। मुझे तो पता है 108 होता है, फिर भी कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो आंसर तो आपको मिल जाएगा। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 यूनिट होता है। लेकिन चलो अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है? Zm/A³ इंटू Na। चलो ठीक है सर, डेंसिटी अपने पास दी हुई है, m निकालना है अपने को, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? D इंटू A³ इंटू Na डिवाइड बाय Z। ठीक है सर, डेंसिटी कितनी दी हुई है अपने पास? 10.5 दी हुई है सर, ठीक है। A का क्यूब मतलब 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू या 6.06 करके ही कर लेते हैं, 10 की पावर 23, ठीक है। डिवाइड बाय आपने z कितना होता है मैंने पहले ही बता दिया, एफसीसी के लिए 4 होता है। एफसीसी के लिए कितना होता है? 4 होता है। चलो भाई, आपने कैलकुलेट करा, यहाँ पे लिखा आपने एटॉमिक मास 10.5 इंटू 4.07, 4 का क्यूब अपने को करना है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, लेकिन 0.07 है तो याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा कितना हो जाएगा? करीब 67 समथिंग हो जाएगा। बच जाता है कई बार मोबाइल, चिंता की बात नहीं है। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। इंटू 10 की पावर थोड़ा ज्यादा लेना है ना 64 से, तो 10 की पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 4। क्लियर है? चलो भैया, इसको कैलकुलेट करें। इससे ये कटा, कितना आ गया? 10 की पावर -1 टाइम, 10 की पावर -1 टाइम, ये हो गया 10 की पावर -5, 10 की पावर -1 टाइम आ रहा है, मतलब 67 को 6.7 लिख दूं। यस सर, इंटू 6 डिवाइड बाय 4। चलो, इससे काटा 2 बार, इससे काटा 3 बार, ठीक है। तो भैया इसको इससे काटा, ये हो गया मेरा 1.5 टाइम, तो 10.5 इंटू 6.7 इंटू 1.5 कैलकुलेट करके देखो, करीब 108 यूनिट मिल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। मैं एक बार मोबाइल का यूज कर ही लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। 10.5
इंटू 6.7 इंटू 1.5, ये 105 आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ 6.023 नहीं लिया था, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 108 यूनिट आएगा। करके देख लीजिए, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A cubic solid is made of 2 element। कोई क्यूबिक सॉलिड है, 2 एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, P और Q से। ठीक है भैया, P से और Q से। ठीक है। एटम ऑफ Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। मेरा क्यूब है, मेरा ये क्यूब है, मान लीजिए मैं बना रहा हूं, ये मेरा क्यूब है, ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है। अब Q कहां प्रेजेंट है? Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। यहां भी Q है, यहां भी Q, 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 और ये 1/8 इसका पार्टिसिपेशन होता है। तो 1/8 ऐसे 8 कॉर्नर हैं, तो Q कितना हुआ? Q कितना हुआ? 1 हुआ। Q कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है। P कहां प्रेजेंट है? P कहां प्रेजेंट है? P प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे। चलो दूसरे रंग से, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ। चलो रे भैया, यहां अपना कौन प्रेजेंट है? P प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है। P कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। नो पार्टिसिपेशन, किसी से और पार्टिसिपेट नहीं करता या मतलब शेयर नहीं होता है। बॉडी के सेंटर पे, मतलब P भी कितना हुआ? 1 हुआ। P भी कितना हुआ? 1 हुआ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? फॉर्मूला कितना होगा कंपाउंड का? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, P भी एक है, Q भी एक है, तो P1 Q1, या सिंपली मैं कह सकता हूं PQ। अब क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q? तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये तो अपने CaCl के स्ट्रक्चर जैसा हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? P को कितने Q घेर रहे हैं? कितने Q घेर रहे हैं? 8 घेर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q कितना देखने मिलेगा? 8 देखने मिलेगा। ध्यान दीजिए, P को 8 Q ने घेरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा अपना? 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन एकदम डेप्थ तक जाके बता रहा हूं कि हाँ भैया कहानी क्या हो रही है, हाँ भाई कहानी क्या हो रही है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको CaCl में बताया था ना, CaCl का स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, सेम वही कहानी थी यहाँ पे, सेम वही कहानी थी यहाँ पे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नियोबियम जो है, ठीक है भैया, नियोबियम, ठीक है, क्रिस्टलाइज हो रहा है बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? डेंसिटी कितनी दी हुई है? नियोबियम BCC बना रहा है, BCC बना रहा है, मतलब Z कितना होगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 2 होगा। डेंसिटी दी हुई है मेरे पास कितनी? 8.5555 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आ गई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये भी ठीक है, मेरी कोई कहानी में कोई दिक्कत नहीं। आपको एटॉमिक रेडियस नियोबियम की कैलकुलेट करनी है, आपको एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और मास दिया हुआ है आपको, मास कितना दिया हुआ है? 93 यूनिट दिया हुआ है, 93 यूनिट दिया हुआ है। अब मुझे पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? Zm/A³ इंटू Na के बराबर होती है। यस सर, बिल्कुल सही कहानी है। चलो मैं इससे A निकाल लेता हूं, इससे A निकाल लेता हूं। अब A क्यूब कितना आएगा? किसके बराबर आएगा? Zm/D इंटू Na के बराबर आएगा। Z कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। मास कितना दिया है? 93 दिया है। D डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी कितनी दी है जल्दी बताइए भैया? 8.55 दी हुई है। और Na कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। आपने इसको कैलकुलेट करा, 92 जा 180, 180, 186, 186, 8.55 इंटू 6 करीब 51 आएगा। चलो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 51 ही आना चाहिए। 8.55 इंटू 6 51.3 आ रहा है, 51.3 आ रहा है। और ये 10 की पावर 23 ऊपर गया तो -23 हो गया। 186 डिवाइड बाय 51.3, ये आ गया 3.6। कितना आ गया? 3.6 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, 36 इंटू 10 की पावर -24
आसान होगा मुझे इससे a निकालना। अभी मेरा a क्यूब दिया है, अभी मेरा a क्यूब दिया है, अब मैंने इसका अंडर रूट करा, अब मैंने इसका क्या करा, अंडर रूट करा। अंडर रूट करा तो मेरे पास a आ गया, अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ठीक है। तो a किसके बराबर आ गया, 10 की पावर माइनस 24, तो 10 की पावर क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है ना, 10 की पावर माइनस 8 आ गया। अब लेकिन अगर मुझे 36 दिया है, 3 का कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 का कितना होता है 64, तो 36 कितने का होगा, करीब 3.3 का होगा। चलो देख लेते हैं, 3.4 का होगा। 3.3 इंटू 3.3 इंटू 3.3, यस 35.9, 3.3 ये आ गया मेरा ए, ये क्या आ गया मेरा ए आ गया। अब अगर आपको बीसीसी स्ट्रक्चर पता हो तो क्या बीसीसी ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, जिसमें कॉर्नर कॉर्नर पे एटम होते हैं, हाँ सर जी मालिक, कॉर्नर कॉर्नर पे एटम होते हैं, ठीक है, और एक बॉडी के सेंटर में एटम होता है, और कॉर्नर कॉर्नर के एटम टच नहीं करते, लेकिन कॉर्नर बॉडी सेंटर और कॉर्नर का एटम टच करता है। तो हम ये लेते हैं क्या, क्या लेते हैं, ये जो बॉडी कॉर्नर बॉडी सेंटर और वो, तो इनके बीच में रेडियस और ए के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 4r इज इक्वल टू √3a होता है। इसमें r और a के बीच का रिलेशन बिटवीन a एंड r चेक करिएगा, मैंने आपको सब बताया हुआ है। रिलेशन बिटवीन a एंड r जब पैकिंग फ्रैक्शन करा रहा था तो मैंने बताया था 4r इज इक्वल टू √3a के बराबर होता है। बॉडी डायगोनल √3a होता है, इसका r कॉर्नर वाले एटम का, बीच वाले एटम का 2r और लास्ट वाले एटम का r, तो 4r इज इक्वल टू √3a। हमें r चाहिए, √3 की वैल्यू 1.732, a कितना दिया हुआ है, a कितना दिया 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 4। चलो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, देखो कितनी आ रही है कैलकुलेशन, 1.732 इंटू 3.3, 5.71 डिवाइड बाय 4, ये आ गई 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 8, या मैं ये भी लिख सकता हूं 1.14 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो मैं r इज इक्वल टू 14 नैनोमीटर भी लिख सकता हूं। तो रेडियस मेरी आ गई कितनी, 14 नैनोमीटर। तो याद रखिएगा, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम, तो मैंने इस एटम को अगर मैं देखूं, इस एटम को अगर मैं देखूं किसी एक एटम को, तो उसकी रेडियस जो है वो किसके बराबर है, 14 नैनोमीटर के बराबर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ठीक है मेरे बेटा, चलो अगली कहानी मेरी जुबानी, अगली कहानी मेरी जुबानी, समझना समझना भैया। इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, अपनी 6 एटम से बनती है। चलो देखते हैं कहानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ठीक है, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, बीच में क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, अगर रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की r है, चलो भैया एक ऊपर एटम होगा एक नीचे एटम होगा, लेकिन उससे मैं समझा सकता नहीं हूं। इसकी रेडियस मान लिया मैंने कितनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कितनी है अपनी, r है, लॉजिक समझना, r है, ठीक है, और रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज r, और इस एटम की रेडियस भी कितनी है, r है। बहुत प्यारा क्वेश्चन होने वाला है ये, मुझे लग रहा है। इस एटम की रेडियस भी r, इस एटम की रेडियस भी r, ठीक है, सॉरी, इस एटम की रेडियस भी कितनी, r, ठीक है, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा ना, इसकी रेडियस यहां तक r मानेंगे, इस एटम की रेडियस भी अपनी r, और इस एटम की रेडियस भी r अपनी। चलो ठीक है, अब मैं अगर इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं, इस एंगल को ले लूं, इसको मैं मान लो कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं भैया, बहुत कलर की जरूरत पड़, इसको ट्रायंगल ए ले लिया, इसको ट्रायंगल बी ले लिया, इसको ट्रायंगल सी ले लिया, और मैंने ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूं, ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को अगर मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो मैं आर और आर के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, रिलेशन डिराइव करना है आर और आर के बीच में। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना,
मुझे लग रहा है क्वेश्चन अच्छा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत प्यारा हो सकता है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और ये अपने को नहीं पता, तो मैं लगा सकता हूं अगर ए बी सी माना है तो ए बी का क्यूब पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ए सी का क्यूब, ए सी का क्यूब प्लस बी सी का क्यूब। लगा सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, सर ये रेडियस अगर आर है तो ये भी तो आर होगी, ये भी तो आर होगी। लॉजिक समझ रहे हो? ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, यहां से यहां तक अगर ये आर हो सकता है तो यहां से यहां तक भी आर होगा, यहां से यहां तक भी आर होगा। तो मेरा ए बी कितना आया? 2r का होल क्यूब और 2r का होल स्क्वायर। ए सी कितना आया? ए से मैं जाऊं सी तक तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक जाऊं तो ये कैपिटल आर और ये इस गोले की रेडियस स्मॉल आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। बोलो सही है? सही है। मैंने इस ट्रायंगल को मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस आर बोला था, मैंने वो लिखा, और इस एटम की रेडियस मेरी कैपिटल आर बोला था। मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से बनती है, लेकिन उन एटम को नहीं दिखा रहा, इन 4 एटम को दिखा रहा हूं, बीच की वॉइड को दिखा रहा हूं, और मैंने ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी। मुझे इनके बीच का रिलेशन डिराइव करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझना। ठीक है, अब मेरे पास 2r स्क्वायर आ गया। बोलो आ गया? चलो मैंने इसको कर दिया 4r का होल स्क्वायर। बोलो कर दिया? यस सर कर दिया। r प्लस आर, आर प्लस आर, मैंने कर दिया 2r प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? नो मालिक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलो इससे मैंने इसको काट दिया, ये 2 टाइम्स कट गया, तो मेरे पास कहानी आई 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट करा तो ये √2 आ गया और ये r आ गया। ठीक है, और ये हो गई r प्लस आर। √2 कितना होता है? 1.414 r प्लस इज इक्वल टू r प्लस आर। मैंने 1.414 आर माइनस आर को माइनस करा तो ये आ गया 0.414 कैपिटल आर, और इधर बच गया है स्मॉल आर। तो मुझे पता चल गया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये रिलेशन आ गया 0.414। ये रिलेशन होगा किसके बीच में? आर और आर के बीच में रिलेशन होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इट इज लाइक अ रेडियस रेशियो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा ट्रायंगुलर वॉइड के केस में मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे अपनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड आई, वो मैंने डिराइव करा दिया, और मैंने वहां पे भी ये आपसे कहा था कि रिलेशन इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। वहां भी मैंने आपसे कहा था रिलेशन इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर है? कहानी को आगे बढ़ाऊं? कहानी को आगे बढ़ाऊं? चलो नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नोट डाउन करा यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना समझना। कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी लैटाइस में। ठीक है रे भैया, एफसीसी लैटाइस मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम कितने आ गए? Z कितना आ गया? 4 आ गया। एज लेंथ कितनी दी हुई है? एज लेंथ अपनी दी हुई है 3.61 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज एन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये शो करना है कि जो कैलकुलेटेड डेंसिटी होगी एग्रीमेंट विथ मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो जो वैल्यू दी है वो मेजर्ड वैल्यू दी है, आपको इस बेसिस पे निकालनी है कैलकुलेटेड वैल्यू और क्या दोनों सेम आ रही है आपको बताना है। चलो तो अपन निकालते हैं डेंसिटी की कैलकुलेटेड वैल्यू, अपने को पता करना है डेंसिटी किसके बराबर होती है भैया? Zm अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए के बराबर होती है। ठीक है, अब अपन वैल्यू सारी बराबर बराबर लेंगे क्योंकि अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। Z अपन ने ले लिया 4, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63.5 कॉपर का। ठीक है, मोलर मास ए क्यूब मतलब 3.61 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। चलो ठीक है, इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डेंसिटी के बारे में कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 63.5 कर देते हैं। चलो भैया कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 4 इंटू 63.5 कर देते हैं। 4 इंटू 63.5 कर देते हैं। 254 आ गया, 254 आ गया। नीचे करते हैं 3.61 का होल क्यूब, 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61, ये आ गया 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 47.04। कितना आ गया? 47.04। और इधर क्या हो गया? 6.02। और ये इससे
इसका क्यूब करा तो 10 की पावर -24 और ये हो गया 10 की पावर 23। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक आते जाओ, आते जाओ। बोलो सही चल रही है कहानी? यस सर कहानी सही चल रही है, यस सर कहानी सही चल रही है। ऊपर आ गया अपना 254, नीचे कितना आ गया, इससे ये कटा, कितने टाइम्स कटा? 10 की पावर -1 टाइम्स कटा, 10 की पावर -1 टाइम कटा, और ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं 47.02 इंटू 47 वेट कुलीदा, अच्छा जी 6.02, 283.06 आ रहा है, 283.06 आ रहा है। इसको ऊपर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2540 अपॉन 283.06। ठीक है, चलो करते हैं डेंसिटी की कैलकुलेटेड वैल्यू। बेटा मैं कैलकुलेटर का यूज इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी जाएंगी। 283.06 8.97 लगभग इसी के बराबर है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग इसी के बराबर वैल्यू आ रही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि कैलकुलेटेड डेंसिटी इज एन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू? यस। क्या मैं लिख सकता हूं? यस। प्लीज नोट डाउन करें इसे। चलो हो गया, कर लिया, हाँ एग्रीमेंट कर लिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni। चलो भैया, निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला नॉन स्टोइशियोमेट्रिक तरीके से दे रहा है 0.98 इंटू मतलब ऑक्सीजन 100। ठीक है, What fractions of nickel exist in nickel +2 form and nickel +3 आयन? चलो ठीक है, मतलब इस निकिल में निकिल +2 भी है, निकिल +2 भी है और निकिल +3 भी है। और याद रखना वो पूछ क्या रहा है? व्हाट फ्रैक्शन। क्या पूछ रहा है? व्हाट फ्रैक्शन। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूछ क्या रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट एज निकिल +2 एंड निकिल +3 आयंस। चलो शुरू करते हैं अपन। अगर अपने पास निकिल +2 है, ठीक है, निकिल जिसमें निकिल कितना है अपना और ऑक्सीजन का रेशियो कितना, ये 0.98 है अगर, तो भैया ऑक्सीजन कितना होगा? 100 दिया हुआ है अपने पास, 1.00 सॉरी, मतलब अपन ने मान लिया कि ये 1.00 है। ठीक है, या मैं इसको दूसरे टर्म में लिख सकता हूं, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहूं कि निकिल अगर है और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, अगर ये 98% प्रेजेंट है तो ये 100% प्रेजेंट होगा। ये सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है निकिल तो भैया दो फॉर्म में पाया जा रहा है, +2 के फॉर्म में और +3 के फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन तो -2 के फॉर्म में ही पाया जाता है। ऑक्सीजन तो किस फॉर्म में पाया जाता है? -2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो हमने लिख दिया एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो टोटल अगर हमारे पास 100 ऑक्सीजन है तो टोटल चार्ज ऑन निकिल, टोटल चार्ज ऑन निकिल समझते, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -2 कितना है? ठीक है, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन देख लेते हैं। ठीक है, -2 है और ऐसे 100 हैं तो टोटल कितना चार्ज आ गया? -200 चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात समझना, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन आपने निकाल लिया। अब मेरे को ये पता करना है कि सबसे पहले निकिल कितने हैं। 98 है निकिल टोटल। ठीक है, उनमें से कुछ +2 है, +3 मान लिया मैंने। लेट, कॉन्सेप्ट समझना, लेट, ठीक है, निकिल +2 इज इक्वल टू x। इसमें से निकिल +2 x है, तो चलो ठीक है भैया, निकिल +3 कितना आएगा? निकिल +3 कितना आएगा? मेरे घर में 100 सदस्य हैं या 98 सदस्य हैं, उसमें से 4 लड़कियां हैं, तो 98 - 4 94 लड़के होंगे, तो 98 - x क्या होंगी? निकिल +3 होंगे। ठीक है, निकिल +3 होंगे। अब हमें टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन पता चल चुका है, लेकिन निकिल पे कितना टोटल चार्ज है नहीं पता। तो टोटल चार्ज ऑन निकिल, टोटल चार्ज ऑन निकिल, टोटल चार्ज ऑन निकिल, पहले देखते हैं +2 वाले पे x चार्ज है और ऐसा +2 है, ऐसे +2 है, तो कितना हो गया? 2x चार्ज हो गया। समझना क्या बोला? टोटल चार्ज ऑन निकिल +2, निकिल मैंने मान लिया x और एक निकिल पे चार्ज +2 है, तो हमारे पास टोटल चार्ज निकिल +2 पे कितना आ गया? 2x। और टोटल चार्ज की बात करें अपन किस पे? टोटल चार्ज की बात करें किस पे अपन? निकिल +3 पे। किस पे बात करें? निकिल +3 पे। ठीक है, तो समझना हमारे पास निकिल +3 कितने हैं? 98 माइनस कितना? x। ठीक है, -x, और ऐसे एक पे चार्ज कितना है? 3 है। एक पे चार्ज कितना है? 3 है। चलो तो अब इसको करते हैं, कितना आया टोटल चार्ज ऑन निकिल +3? ठीक है, 98 × 3, 100 × 3 कितना होता है? 300। 2 2 माइनस कर दो 3 बार तो 294 -3x।
ये कहानी हो गई अपनी टोटल चार्ज ऑन निकल प्लस 2, टोटल चार्ज ऑन निकल प्लस 2 और टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब अपन पता कर लेते हैं टोटल चार्ज NiO 0.8 इंटू O, इस पे कितना आया। तो टोटल चार्ज के बारे में अपन बात करें, टोटल चार्ज के बारे में बात करें, और अगर हमें पता है कि एटम इज न्यूट्रल एंड अज्यूम दैट, या वी आर अज्यूमिंग एटम इज न्यूट्रल, वी आर अज्यूमिंग एटम इज न्यूट्रल, अज्यूमिंग एटम इज न्यूट्रल, समझना एटम इज न्यूट्रल, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो अपने को पता करना है टोटल चार्ज। तो हमने क्या कहा भैया, टोटल चार्ज कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे -200, ठीक है। ऑक्सीजन पे निकल प्लस 2 पे कितना 2x, ठीक है। इस पे कितना 294 माइनस 3x, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। तो -200 प्लस 294 माइनस 200 माइनस 2, एक मिनट कुछ ज्यादा बोले, -200 प्लस 294, ये हो गया 94, क्योंकि ये वाला वैल्यू बड़ी है। 2x माइनस 3x कितना हो गया, -x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3x, तो भैया माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो -x आ गया, तो x किसके बराबर हो गया, 94 के बराबर हो गया। मतलब मुझे क्या पता चल गया भैया, मुझे क्या पता चल गया कि निकल प्लस 2 किसके बराबर था, देखो लेट निकल प्लस 2 इज इक्वल टू x, मतलब अपने पास फाइनली हमें क्या पता चला, फाइनली हमें ये पता चला कि निकल प्लस 2 कितना है, x के बराबर, और वो कितना है 94, और मुझे ये पता चला कि निकल प्लस 3 एंड निकल प्लस 3 किसके बराबर था, 98 माइनस x, मतलब 98 माइनस 94 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। चलो ये भी कहानी क्लियर हो गई, लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है, What fraction of nickel exists as nickel plus 2 and nickel plus 3? आपको फ्रैक्शन बताना है, ये नहीं बताना कि कितने हैं, आपको फ्रैक्शन बताना है कि निकल प्लस 2 कितना है, निकल प्लस 3 कितना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जिसका पूछे उसका ऊपर और अपॉन टोटल। तो देखते हैं इधर कहानी फिर से मैं बता रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ निकल प्लस 2 अपने को निकालना है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन समझना, निकल प्लस 2, तो निकल प्लस 2 कितना है भैया 94, ऐसे कितने हैं 98, देखो कितना आ गया 94 बाय 98 करके देखते हैं वैल्यू भैया अपन। चलो भैया कैलकुलेटर खुल जाओ, 94 डिवाइड बाय 98, ओ ये आ गया 0.959, और मेरे से पूछ ले फ्रैक्शन ऑफ निकल प्लस 3 का फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन ऑफ निकल प्लस 3 पूछ ले, तो भैया अपने पास निकल प्लस 3 कितना है, 4 डिवाइड बाय टोटल 98, तो 4 बाय 98, 4 डिवाइड बाय 98 कितना आ गया 0.04। ये लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन करने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि वो प्यारा था या नॉन प्यारा था या नॉट प्यारा था। क्वेश्चन जाएगा लंबा, लेकिन ना डरना है ना घबराना है, बस पढ़ते चले जाना है, ना कोई बहाना बनाना है, ठीक है। और राइम करके कमेंट सेक्शन में लिखना, ना डरना है ना घबराना है, पढ़ते चले जाना है, ना कोई बहाना बनाना है। वाह यार क्या बात है अनुराग सर, मजा ला देते हो। बोलो बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, चलो रे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है समझना। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें शो लिटिल कंडक्टिविटी, जो क्या शो करते हैं, थोड़ी सी कंडक्टिविटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इनकी कंडक्टिविटी जो पाई जाती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। लिटिल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये मेरा कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और ये मान लीजिए मेरा पर्पल कलर से बना रहा हूँ वैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो फॉरबिडन जोन होता है या एनर्जी गैप होता है, यह है मेरा वैलेंस बैंड, ठीक है, ये मेरा वैलेंस बैंड है। और ये इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है, यह फॉरबिडन जोन जो होता है, एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है, एनर्जी गैप वेरी लेस, एनर्जी गैप कैसा होता है, काफ़ी कम होता है।
तो कुछ इलेक्ट्रॉन, तो सम इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये क्या कहलाते हैं अपने सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इनमें ये होती है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो याद रखना कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बढ़ती जाती है, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती जाती है? सेमीकंडक्टर क्या होती जाती है? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज होता जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। एग्जांपल बता दो कुछ सेमीकंडक्टर के, जैसे मैंने बोल दिया ग्रुप 14 के एलिमेंट, ग्रुप 14 में कौन कौन आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, टिन हो गया, ये किसके एग्जांपल हो गए? अपने सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गए। अब बोल रहा है डिस्क्राइब करो दो मेन टाइप के सेमीकंडक्टर एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। अब आपको उनकी कंडक्शन मैकेनिज्म बतानी है। ठीक है, तो याद रखना सेमीकंडक्टर को अगर मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करूं, सेमीकंडक्टर को मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करूं, तो समझना बेटा ये पूरा डिटेल में लेक्चर मैंने कराया हुआ है। तो अगर मैंने ग्रुप 14 के एलिमेंट में, ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 13 के एलिमेंट मिला दिए, ठीक है, तो मेरा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो डिफरेंट टाइप के उन्होंने बोले ना, तो मैंने एक बता दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा मैं बताने जा रहा हूं अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट में आपने ग्रुप 15 के एलिमेंट मिला दिए तो बनता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझना समझना, पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्क्राइब करना है। टू टाइप के सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बने, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझना या कंडक्शन मैकेनिज्म समझना। दे आर फॉर्म्ड when group 14 elements are doped with group 13 एलिमेंट। जब आपने ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 13 एलिमेंट से डोप्ड करा, ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, ठीक है। चलो इनसे डोप्ड करा, लॉजिक समझना। जैसे मेरे पास ग्रुप 14 का एलिमेंट था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मान लो या सिलिकॉन मान लो, ठीक है। वैलेंस शेल में ग्रुप 14 का था तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ग्रुप 14 का है तो वैलेंस शेल में कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ग्रुप 14 का है तो वैलेंस शेल में कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए मैंने एक ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉन को डोप्ड करा या ग्रुप 13 के एलिमेंट को डोप्ड करा, ग्रुप 13 के एलिमेंट को डोप्ड करा। जब मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट डोप करूंगा इसमें तो ग्रुप 13 एक को हटाना पड़ेगा। चलो मैंने सिलिकॉन को हटाया, किसको हटाया? सिलिकॉन को हटाया। अरे भाई ऐसे निकलना है, दूसरों को ना निकाल पाए। अबे यार क्या कर रहा है। चलो मैंने सिलिकॉन को हटाया। जब मैंने सिलिकॉन को हटाया और ग्रुप 13 का एलिमेंट जोड़ा तो मैंने पूरा सिलिकॉन हटाया तो उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी ले गया। सिलिकॉन को जब हटाया तो उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी ले गया। अब जब ग्रुप 13 का एलिमेंट आया, मान लीजिए अपना बोरॉन आ गया, अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, लेकिन एक खाली जगह बच गई, उसे अपन ने नाम दिया होल। उसे अपन ने क्या नाम दिया? होल। और होल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए इन्हें क्या नाम देते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम दिए इन्हें? पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन ने नाम दिया। लॉजिक समझना। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है समझना। अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट को इफ ग्रुप 14 एलिमेंट या ग्रुप 14 एलिमेंट डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 में कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनसे जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। चलो ठीक है, अपने को पता है। अब लॉजिक समझना। मेरे पास है ग्रुप 14 का एलिमेंट, जैसे सिलिकॉन, ये है मेरे पास ग्रुप 14 का एलिमेंट। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया, अब मैंने एक सिलिकॉन के एटम को हटा दिया, ठीक है, और मैंने ग्रुप 15 का एलिमेंट जोड़ दिया। मैंने मान लीजिए किसको जोड़ दिया? मैंने दूसरे ब्लू कलर से दिखा रहा हूं या ब्राउन कलर चूज कर लेता हूं, ब्राउन मुंडे, मैंने ब्राउन कलर चूज कर लिया। ग्रुप 15 में आर्सेनिक, एंटीमनी आते हैं। ये मेरे पास आर्सेनिक 1 2 3 4 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है।
4th इलेक्ट्रॉन फ्री है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव इन नेचर, निगेटिव इन नेचर। निगेटिव का n पकड़े तो हमारे पास किस टाइप के सेमीकंडक्टर आएंगे? किस टाइप के सेमीकंडक्टर आएंगे? हमारे पास आएंगे n टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर आएंगे। और p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर को क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि बाहर से आप इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं। तो दो मेन टाइप के सेमीकंडक्टर बता दिए एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। आइए, क्लियर है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, मतलब स्कूल एग्जाम यार, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। नोट डाउन करा, स्क्रीनशॉट मारा, नोट डाउन करा, स्क्रीनशॉट मारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रस ऑक्साइड है मतलब Cu2O, जिसमें कॉपर कितने पे होगा? +1 पे होगा, और ऑक्सीजन कितने पे होगा? -2 पे होगा, तभी ये फॉर्मूला आया। लेकिन ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, ठीक है। अब Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। आपका जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो है, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होना चाहिए, लेकिन इससे कम आ रहा है, ठीक है। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब वो कहने जा रहा है कि दिस कंपाउंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सप्लेन करो, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक्सप्लेन करो। अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर? अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर? अब समझना, अगर आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है जिसका रेशियो 2:1 से कम आ रहा है, मतलब in this compound, in this non-stoichiometric compound कॉपर +1 के साथ साथ कॉपर +2 भी ऐड किया गया है, तभी रेशियो 2:1 से आ रहा है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक तभी बन रहा होगा कॉपर +2 also added along with कॉपर +1। और अगर आपने कॉपर +2 को ऐड करा है, मतलब ये समझ लीजिए कि कॉपर +1 था, अब आपने इसमें ऐड कर दिया कॉपर +2। जब कॉपर +2 आएगा तो अपने साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी लेके आएगा, एंड होल फॉर्मेशन ऑकर्स। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर होल है, इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी लेके आ रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एंड होल फॉर्मेशन ऑकर्स। और होल्स आर पॉजिटिव, एंड होल जो होते हैं, होल्स आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। होल को कैसा कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। और कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर? यस, मैं कह सकता हूं कि ये जो कंपाउंड था इसका रेशियो 2:1 से कम आ रहा है, मतलब इस कंपाउंड में +2 भी ऐड किया गया है, और +2 अपने साथ साथ 1 इलेक्ट्रॉन कम लेके आता, मतलब होल का फॉर्मेशन हो रहा है। होल के फॉर्मेशन की वजह से इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया जाएगा। हो सकता है आपसे नीट और जेई में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा पूछ लिया जाए, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है, नीट और जेई में कैसा पूछा जाएगा, समझना। Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड अगर आपने कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो आप बताइए कैसे सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा? पी टाइप बनेगा या एन टाइप बनेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर है। मेरा काम है सारे क्वेश्चन कराना, आपका काम है सारे क्वेश्चन करना, क्लियर है। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, समझना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरे ऑफ ऑक्साइड आयन विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। समझना, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज हो रहा है HCP में, ठीक है। और ऑक्साइड आयन विथ अरे ऑफ ऑक्साइड आयन, मान लीजिए नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन
आपके फेरिक ऑक्साइड में, इन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, HCP में क्रिस्टलाइज हो रहा है। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इसमें कितने हैं, ऑक्साइड आयन x हैं, और क्या बोल रहा है, विथ 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ फेरिक आयन कितने हुए, नंबर ऑफ फेरिक आयन कितने हुए, फेरिक मतलब +3, फेरस मतलब +2, फेरिक आयन कितने हुए 2/3 ऑफ x, मान लिया मैंने, ठीक है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आप फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला डिराइव करो, इससे बोल रहा है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला डिराइव करो। अब मुझे ये पता है फेरिक आयन और ऑक्साइड आयन का रेशियो कितना आ रहा है, इसका 2/3x आ रहा है, तो ऑक्साइड का कितना आ रहा है, x आ रहा है। लॉजिक समझ आया। हमारा कोई फेरिक ऑक्साइड तक क्रिस्टलाइज हो रहा था HCP में, जिसमें ऑक्साइड आयन हमको नहीं पता था, हमने मान लिया x है, और विथ 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन, तो मैंने ये बोल दिया कि 2/3x है। चलो भैया, x से x कट गया, हमारे पास रेशियो कितना आया, 2/3:1। चलो ठीक है सर, क्या मैं इसे सिंपलेस्ट तरीके से 2:3 लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। तो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि भैया अपने पास आयरन प्लस थ्री और ऑक्साइड -2 का रेशियो कितना है, 2:3 है, 2:3 है। तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। Fe ऑक्साइड 3 है तो आयरन 2 है और ऑक्साइड 3 है तो Fe2O3। मैंने डिराइव कर दिया फॉर्मूला आपका Fe2O3, उसने जो इक्वेशन दी थी। आ जाइए, मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया Fe2O3, उसने जो इक्वेशन दी थी। आइए, मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया Fe2O3, उसने जो इक्वेशन दी थी। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग ईदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप बताइए कौन सा पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम इज डोप्ड विथ इंडियम। क्या आपको पता है जर्मेनियम कौन से ग्रुप का मेंबर आता है? समझना, मेरे पास ग्रुप 14 होता है, ग्रुप 14 होता है कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। जर्मेनियम ग्रुप 14 का मेंबर है। कौन से का मेंबर है? जर्मेनियम किसका मेंबर है? समझना बेटा, जर्मेनियम मेंबर है ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 का मेंबर है, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इन वैलेंस शेल कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। चलो ग्रुप 15 की बात करूं, ठीक है, इसमें आता है नहीं पता, आशा सबको है, बिहार बढ़ेगा, लेकिन इससे किसी से भी डोप्ड नहीं हो रहा। ग्रुप 13 की बात करूं, बाल गणेश का इंडिया में तिलक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक्स बताई थी, बाल गणेश का इंडिया में तिलक। अगर आप इंडियम से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यू आर डोपिंग विथ इंडियम, याद रखना आप किससे डोप कर रहे हैं, डोपिंग विथ इंडियम। और जो इंडियम होता है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम लेके आएगा। ग्रुप 14 मान लीजिए जर्मेनियम है, जर्मेनियम में 1 2 3 4 वैलेंस शेल में, जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के। अब अगर आपने इंडियम डोप करा, मान लीजिए इंडियम डोप करा, तो जो इंडियम आएगा 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक जो बच जाएगा एक्स्ट्रा, जहां कुछ भी नहीं होगा, उसे अपन नाम देंगे क्या? उसे अपन नाम देंगे होल। इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे होल। और होल कैसा मानते हैं? एक इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है ना, ग्रुप 13 में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है तो हमने इसे होल नाम दिया। होल कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर, मतलब कैसा बन गया? पी टाइप बन गया। मैं अपने तरीके से याद करा रहा हूं और यही बेस्ट तरीका है याद करने का। कैसा सेमीकंडक्टर बना? पी टाइप। मतलब आंसर क्या होना चाहिए इसमें? कैसा बनेगा? पी टाइप। चलो भैया, सेम सिलिकन को डोप्ड किया आपने बोरॉन से। किससे? सिलिकन डोप्ड विथ बोरॉन। तो समझना, सिलिकन है, ग्रुप 14 में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिलिकन ग्रुप 14 का मेंबर है। ग्रुप 14 का मेंबर है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपने इसको डोप्ड कर दिया बोरॉन से। बोरॉन ग्रुप 13 का मेंबर है। मान लीजिए ये भी सिलिकन था, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, आपने डोप्ड कर दिया बोरॉन से। किससे डोप करा? बोरॉन से डोप करा। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के वैलेंस शेल में, 1 2 3। तो ये जो चौथा बच गया वो क्या होगा अपना? होल होगा। होल भी कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का। होल कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का। तो कैसा सेमीकंडक्टर बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। कैसा बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। बोलो क्लियर है?
बोलो क्लियर है। तो जर्मेनियम को डोप करोगे इंडियम के साथ, जर्मेनियम को डोप करोगे आप किसको, इंडियम के साथ, तो भी पी टाइप। सिलिकॉन को डोप करोगे आप किसके साथ, बोरॉन के साथ, तो भी पी टाइप, तो भी पी टाइप। तरीके मैंने बता दिए, ये पहले वाले को सॉल्व करा था, ये दूसरे वाले को सॉल्व करे, ये पहले वाले को तो इधर दूसरे वाले को सॉल्व कर दिया। आइए और 4-5 क्वेश्चन बाकी होंगे, ज्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन बाकी होंगे, ज्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड, गोल्ड है जिसकी एटॉमिक रेडियस अपने पास दी हुई है, एटॉमिक रेडियस दी हुई है 0.144 नैनोमीटर, ठीक है। क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी यूनिट में, नंबर मतलब एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल, आपको लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल पता करना है। मतलब देखो ये है मेरा एफसीसी, ये मेरा क्या है एफसीसी, ठीक है, जिसमें कॉर्नर कॉर्नर पे एटम होते हैं। कहाँ एटम होते हैं, कॉर्नर 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 पे एटम होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे एटम होते हैं। इसके अलावा सारी फेसेस पे एटम होते हैं, ऊपर की फेस, नीचे की फेस, अगल की फेस, बगल की फेस, सामने की फेस, पीछे की फेस, सारी फेसेस पे एटम होते हैं। अब आपको पता करना है कि भैया आपको रेडियस दी हुई है, रेडियस दी हुई है, ये आपको एज लेंथ पता करना है, एज लेंथ पता करना है। और याद रखना कभी भी एफसीसी आए तो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या होता है, 4r इज इक्वल टू √2a के बराबर होता है। 4r किसके बराबर होता है, √2a के बराबर होता है। अब आपके पास रेडियस दी हुई है 4 इंटू 0.144, ठीक है, दी हुई है। आपको √2 क्या √2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.414 और a आपको पता करना है। तो 4 इंटू 0.144 डिवाइड बाय 1.414 ये आपका एज लेंथ कितनी आएगी, कैलकुलेटर का यूज करता हूं मैं, एज लेंथ कितनी आएगी, कैलकुलेटर का यूज मैं करता हूं। चलो देखते हैं, 4 इंटू 0.144 डिवाइड बाय 1.414 ये आ गई 0.407 नैनोमीटर, ये आ गई आपकी एज लेंथ। क्या आ गई आपकी एज लेंथ। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी आ गई एज लेंथ। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गोल्ड जो था वो एफसीसी लेटाइज बना रहा था, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द साइड, आंसर हो गया 0.407 नैनोमीटर। क्लियर है, क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ना डरना है ना घबराना है, बस क्वेश्चन करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। आपको बैंड थ्योरी के बेसिस पे, बैंड थ्योरी वही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो देखना, पहले वाले को सॉल्व करूं, कंडक्शन बैंड थ्योरी के बेसिस पे, ध्यान देना। सपोज दिस इज वैलेंस बैंड और दिस इज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर की बात करूं, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां। अगर ये मेरा कंडक्शन बैंड है और ये मेरा क्या है मेरे बेटा, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप वेरी हाई, एनर्जी गैप कैसा होता है, बहुत ज्यादा, वेरी हाई। और एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, कहां, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इसे क्या नाम दिया जाएगा, इंसुलेटर नाम दिया जाएगा, इंसुलेटर नाम दिया जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है, बोलो क्लियर है। ये डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ, डिटेल में मैंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। दूसरे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना है, तो समझना दूसरी कहानी की बात करूं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर में सेम वही कहानी, दिस इज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है। कैसा होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से सम इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर
ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड शो लिटिल कंडक्टिविटी, एंड शो लिटिल कंडक्टिविटी। और ये क्या शो करते हैं? लिटिल कंडक्टिविटी शो करते हैं, लिटिल कंडक्टिविटी शो करते हैं, कुछ ना कुछ शो करते हैं। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन कांट ट्रांसफर, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो समझ गए, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। ये किसकी कहानी हो गई? ये कंडक्टर की कहानी हो गई। दिस इज सेमी कंडक्टर, ये किसकी कहानी हो गई? ये सेमी कंडक्टर की कहानी हो गई। क्लियर है? तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर, डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच का डिफरेंस और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन द विथ सुटेबल एग्जांपल। बेटा देखिएगा, मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एफ सेंटर डिफेक्ट, पूरी कहानी डिटेल में लेक्चर्स में बताई हुई है। आप जाइए डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, आपको पता चल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन डाल देना, आपको ये सारे लेक्चर मिल जाए, आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो इसको भी अगर मैं कराऊंगा तो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। डिफेक्ट इन सॉलिड, मैग्नेट ब्रेन पे जाइए, शॉर्ट की और फ्रैंकल मैंने डिटेल में कराया हुआ है, मैंने एकदम डिटेल में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। अगर इसकी मेटालिक रेडियस 125 पिकोमीटर है, चलो, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? आपको लेंथ ऑफ द साइड पता करना है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड मतलब सीसीपी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है? सीसीपी में। और अगर मेटालिक रेडियस दी हुई है, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन करते हैं। मेटालिक रेडियस कितनी दी हुई है अपने पास? 125 पिकोमीटर। कितनी दी है? 125 पिकोमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड ए आपको पता करना है, ए आपको पता करना है। किसकी बात हो रही है? इन सीसीपी की बात हो रही है। तो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होता है 4r इज इक्वल टू √2a। क्या रिलेशन होता है? 4r इज इक्वल टू √2 है। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414 और a अपने को पता करना है। यहां 4 दिया है, r दिया हुआ है 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। चलो निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। कहां गए मोबाइल? जल्दी आओ। 4 इंटू 125, 4 इंटू 125, ये हो गया 500। 500 डिवाइड बाय 1.414, 1.414 ए निकालते हैं। 500 डिवाइड बाय 1.414, ये आ गया 353.6 पिकोमीटर। ये आ गई आपकी एज लेंथ। क्या आ गई आपकी एज लेंथ? 353.6 पिकोमीटर आपकी क्या आ गई? एज लेंथ आ गई। ठीक है, एज लेंथ आ गई। तो अब पूछ रहा है हाउ मैनी एटम्स, क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। आपको पता करना है कितने एटम प्रेजेंट होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में। अगर ये पिकोमीटर में दिया है तो अगर मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखते हैं अपन, चलिए देखो, इसे मैं या तो पहले इतना लिख दूं, इतनी ज्यादा पंचायत ना करके 354 अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं पिकोमीटर। चलो ठीक है। अब मेरे पास ये क्या आ गई? ए आ गई। मेरे को हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम पूछ रहा है। तो ध्यान देना, पहले ए को मैंने कन्वर्ट करा किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये मेरा हो गया 354 इंटू 10 की पावर -12 क्या हो गया अपना? मीटर हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, या 354 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो गया, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 3.54 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। चलो ठीक है सर, ये मेरी ए आ गई। पहले मैं एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल दूं, फिर इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है पता कर लेंगे। तो पहले मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल कैसे निकले? देखिएगा क्या करेंगे। यूनिट सेल कैसी होती है अपनी? ये यूनिट सेल है, ये ए, तो ये ए क्या हो गया? ए क्यूब, ए का क्यूब। मतलब मैं क्या कर सकता हूं भैया? ए कितना दिया है मेरे पास? 3.54 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। चलो ठीक है, मतलब मैं 3.54 इंटू, ये तो हो गया 10 की पावर -24 और 3.54 का क्यूब निकाल दूं मैं।
देखो कितना होता है भैया, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। 3.54 इंटू 3.54 इंटू 3.54, ये हो गया 44.36। कितना हो गया? 44.36। ठीक है सर। अब हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। अब अपने पास एल्यूमिनियम कितना दिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। एल्यूमिनियम का वॉल्यूम कितना है? इतना है। इसमें कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन present in 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, समझना कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन 44.36 इंटू 10 की पावर -24, तो ये ऊपर गया तो ये हो गया 10 की पावर 24, और नीचे क्या हो गया? 44.36। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 100 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 44.36। 44.36, 100 को मैंने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? 44.36 से डिवाइड कर दिया। ये मेरा आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गए। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। जल्दी आइए यहां तक। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई डरने और घबराने की बात नहीं थी। दोनों चीजें मैंने करा दी। ये पहला क्वेश्चन और यहां से दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत हुई कि भैया कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल दिया? ए पता था आपको, वॉल्यूम 1 यूनिट सेल का निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? 1 डिवाइड बाय आपने वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल रखा, आपका आंसर आ गया। बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इफ NaCl इज डोप्ड विथ, अगर आपने NaCl को डोप्ड करा किससे? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2 के साथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डोपिंग डिफेक्ट पे बेस्ड है, समझना। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैलेंसी? मान लीजिए आपके पास ये NaCl है, सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब आपने इसमें डाल दिया SrCl2, 1 मोल डाला, मान लो 1 मोल डाला। अभी मैंने कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो SrCl2 में से Sr+2 आयन जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम को निकलना पड़ेगा, मतलब एक Sr+2 जैसे ही आया चार्ज बैलेंस हो गया। ये Cl नेगेटिव और एक कैटायनिक वैलेंसी डेवलप हो गई, एक कैटायनिक वैलेंसी डेवलप हो गई, चार्ज बैलेंस है। दिस इज Cl नेगेटिव, दिस इज सोडियम पॉजिटिव, दिस इज Cl नेगेटिव, चार्ज बैलेंस है, ठीक है सर, समझना। मतलब अगर आपने 1 मोल Sr+2 डाला, 1 मोल Sr+2 डाला, 1 मोल Sr+2 डाला, तो 1 मोल आपकी कैटायनिक वैलेंसी गई, 1 मोल कैटायनिक वैलेंसी आई जहां पर कैटायन एब्सेंट है। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ SrCl2, नंबर ऑफ मोल ऑफ SrCl2, मोल ऑफ Sr+2 किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायनिक वैलेंसी के, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायनिक वैलेंसी के, कैटायनिक वैलेंसी के। बोलो सही है, बोलो सही है। यस सर बिल्कुल सही है, यस सर बिल्कुल सही है। अब लेकिन अपने पास कितने मोल परसेंटेज दिया? मोल परसेंटेज में दिया है, मोल परसेंटेज में दिया है। तो सबसे पहले अपन कन्वर्ट करते हैं मोल ऑफ SrCl2, मोल ऑफ SrCl2 10 की पावर -3 परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 10 की पावर -5 मोल आ गया, 10 की पावर -5 मोल आ गया। अब 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है, क्योंकि उसने, ध्यान दीजिए क्या पूछा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैलेंसीज, कैटायनिक वैलेंसीज कितनी होंगी पूछा है, मोल नहीं पूछा है, ठीक है। तो 1 मोल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है, तो 10 की पावर -5 मोल किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -5 किसके बराबर आ गया? 6.023 इंटू 10 की पावर 18 के बराबर आ गया।
किसके बराबर आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 18 के बराबर आ गया क्या अपना SrCl2 और जितना SrCl2 उतनी ही कैटायनिक वैलेंसी है, तो नंबर ऑफ SrCl2 या Sr+2 उतनी ही क्या होती है कैटायनिक वैलेंसी। कैटायनिक वैलेंसी मतलब कैटायनिक वैलेंसी भी कितनी होंगी, कैटायनिक वैलेंसी भी कितनी होंगी 6.023 इंटू 10 की पावर 18 होंगी। दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भी था डोपिंग डिफेक्ट या इंप्योरिटी डिफेक्ट में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जितने मोल Sr+2 के होंगे उतनी ही कैटायनिक वैलेंसी डेवलप होंगी, उतनी ही कैटायनिक वैलेंसी डेवलप होंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, उतनी ही कैटायनिक वैलेंसी डेवलप होंगी। जितने मोल SrCl2 के होंगे मतलब जितने Sr+2 के होंगे उतनी ही कैटायनिक वैलेंसी होंगी। तो मैंने इसका मोल निकाला, ठीक है, लेकिन मोल मुझे नहीं, मुझे नंबर चाहिए। तो मुझे पता है एक मोल में कितनी एंटिटीज होती है, कितने नंबर होते हैं। जैसे एक दर्जन मतलब 12 होता है ना, एक ओवर मतलब 6 गेंद होती है ना, वैसे ही एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटीज हो सकती हैं। एक मोल आपको केले लाने बोल दिया तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 केले। इंसान गिन गिन के ही थक जाएगा, पूरी उम्र बीत जाएगी इतने केले गिनने में। उसको दुकान वाला बोलेगा भैया इतना तो मैं पूरे इंडिया में नहीं ढूंढ पाऊंगा। हो सकता है इंडिया में इतने मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है ये, बहुत बड़ी वैल्यू है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शायद वो है लास्ट क्वेश्चन मेरा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है, ये सारे का टर्म मैंने आपको समझाया हुआ है, इसमें कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। 12 to 16 एंड 13 to 15 ग्रुप कंपाउंड सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो इसी के साथ मैंने आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया। आई होप जितने क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन करा, जैसे वो निकल वाला था वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, Fe2O3 वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लियर है। जितने क्वेश्चन करा कुछ, और वो अपना रेडियस रेशियो निकालना, आर और आर के बीच रिलेशन निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे कहा मैग्नेट ब्रेन, आपने जितने भी क्वेश्चन करे एकदम क्वालिटी के साथ करे। मैग्नेट ब्रेन आपके लिए डेली बेसिस पे क्वालिटी वीडियोस ला रहा है बेटा, ऐसा नहीं क्लास केजी से क्लास 12 तक ला रहा है। इसके अलावा हम बहुत ही जल्द नीट और जेई भी लॉन्च करने वाले हैं। हमने ओलंपियाड और एनटीएससी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब इतने डेली बेसिस पे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स, बैक एंड पे बहुत सारी टीम काम कर रही है, ठीक है। तो इतने डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं, कई बार आपको वीडियोस मिल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सर हमें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, सर ये दिक्कत, फलाना दिक्कत, ढिमका दिक्कत। या आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे www.magnetbrains.com पे, तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो कि 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम क्लास 11th और 12th कर रहे हैं, यहाँ आपके इतने फंडामेंटल क्लियर कर दिए जाते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में उतरें तो आप तहलका मचा दें। कंपटीशन नीट और जेई कुछ और नहीं होता, सुन लेना मेरी बातें, कंपटीशन नीट और जेई कुछ और नहीं होता। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसी को बड़े रूप में दिया जाता है, बड़ा रूप भी कुछ नहीं होता, जो आप पढ़ रहे हैं वही दिया जाता है। यही क्वेश्चन होता है नीट और जेई में। मैं आपसे कहता हूँ मेरे शब्द क्वेश्चन पकड़िए यहाँ से, मेरी थ्योरी पकड़िए और नीट और जेई के क्वेश्चन करिए, आपसे बन जाएंगे। तो इतने डेली बेसिस पे वीडियो आते हैं, वीडियो नहीं मिल पाते तो आप ये करिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं क्लास 11th और 12 दोनों ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्लास 12 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे कि मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री बुक 1 ले रहा हूँ, इसके बाद इनऑर्गेनिक लूंगा। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको इस चैप्टर में, अभी पहला ही चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको सिंगल क्लिक करना है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप एक दिन पहले, कहते हैं ना सीधे तीर मारने का वक्त आ चुका है, एग्जाम से एक दिन पहले की बात है, घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं, तो घबराने और डरने की बात नहीं है। चाहे आप नीट और जेई की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप टर्म एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो 9th 10th 11th 12th यहाँ पे आपको 1 शॉट रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वॉच नाउ पे जाना, 1 शॉट रिवीजन पे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने सॉलिड स्टेट का ऑलरेडी 1 शॉट खत्म कर दिया और आज चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। आप जाइए, इसके बाद 1 शॉट रिवीजन देख लीजिए। सॉल्यूशन के मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अगला चैप्टर अपना सॉल्यूशन ही शुरू होने वाला है और आप मेरे को पढ़ाते हुए देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सबसे पहली बात बेटा देखिए,
मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भैया ऑफलाइन वाला फील दूँ, थोड़ा हंसी मजाक करते रहता हूँ। अगर आप यहाँ तक आई गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहानी कैसी लगी, क्योंकि जिस जोश और जुनून के साथ कई बार जो कान फटते हैं ना, वो सिर्फ यही चीज़ होती है कि भैया मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ आपको इंगेज रख सकूँ, फुल एनर्जी के साथ इंगेज रख सकूँ। क्योंकि भैया देखो यार, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं हाँ बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, नोट डाउन करो, अरे आपको भी मज़ा नहीं आएगा। जोश और एनर्जी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो लोगों को बताइए कि फ्री में भी कितनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लोगों तक शेयर करिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतना कर ही लिया है तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर अपनी तरफ से हमें मोटिवेट करेंगे तो हम भी तो अपनी तरफ से आपके लिए दिलो जान से लगे हुए हैं ना बेटा। तो इसी के साथ अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब अपना चैप्टर शुरू होगा सॉल्यूशन। कौन सा शुरू होगा? अगला चैप्टर अपना शुरू होगा सॉल्यूशन। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।